नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कल जब बजट पेश हुआ था उसके इमीडिएटली बाद कर्नाटका से एक एमपी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट क्या दिया वो आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। इनका नाम बाय द वे डीके सुरेश है। ही इज एमपी फ्रॉम बेंगलुरु रूरल। इन्होंने कहा दैट सदर्न स्टेट्स मे हैव टू सीक अ सेपरेट कंट्री if the development funds are unequally distributed between them and the northern states। बड़ी सिंपल भाषा में, वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, इनकी मांग, इन्होंने बेसिकली कहा कि अगर जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स हैं उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया बिटवीन दी साउथ इंडियन एंड द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, उस केस में जो साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं उनको एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करनी पड़ सकती है। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। दिस हैज़ बिन वाइडली कवर्ड। यहाँ पर द हिंदू ने भी इसको कवर किया है। साउथ में सीक नेशनहुड इफ फंड्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कर्नाटका कांग्रेस एमपी डीके सुरेश ने कहा है ये, और हिंदी मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है। दक्षिण राज्य अलग देश की मांग के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर जो फंड्स का विभाजन है वो सही तरीके से नहीं किया गया। इनफैक्ट ये पूरा मुद्दा होने के बाद बीजेपी के द्वारा भी, बीजेपी के जो इनफैक्ट मंत्री भी हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उनके द्वारा कांग्रेस से एक अपॉलॉजी की भी मांग करी गई है। खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉलिटिक्स यहाँ पे क्या चल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार इतना बड़ा स्टेटमेंट हमारी पार्लियामेंट में क्यों दिया गया, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट को इतने बड़े लेवल पे पेश किया गया, वो भी कंप्लीट सदर्न स्टेट्स की एक सेपरेट कंट्री की जो मांग को लेकर बात करी गई है, उसी को हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये भी समझेंगे कि आखिरकार जो ये सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड्स हैं ये भारत में और कहाँ कहाँ पे देखने को मिली हैं और इनके पीछे क्या कारण रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए नई दिल्ली में इंडिया का सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार आयोजित कर रही है ऑन द 6th of February शाम को 5 बजे। इसका जो वेन्यू है तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला है, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर के बहुत ही नज़दीक पड़ता है। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कीजिए। ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया हुआ है। ऑल राइट, सो अगर हम लोग स्टेटमेंट की बात करें तो डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट्स बता देता हूं क्या कहा गया है। इन्होंने कहा हम सभी रूपों में अन्याय देख रहे हैं। अगर हम इसकी निंदा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति हो सकती है जब हमें यानी कि दक्षिण राज्यों को एक अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है कि वी आर सीइंग इनजस्टिस इन ऑल फॉर्म्स, और अगर हम इसको कंडेम नहीं करेंगे तो हमें सेपरेट कंट्री की मांग करनी पड़ सकती है। इन्होंने अपने बयान को आगे बोला, कहा कि ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ तक का टैक्स है जो कि दक्षिण राज्यों से कलेक्ट किया जाता है, लेकिन बदले में हमें जो मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। साथ ही में इन्होंने फाइनेंस कमीशन को भी अपने स्टेटमेंट में लेकर आए। इन्होंने कहा कि जो नया फाइनेंस कमीशन, बाय द वे जो नया फाइनेंस कमीशन जिसका कि अभी आयोजन किया गया है, अगर जो 16वां वित्तीय आयोग है वो इस चीज़ को ठीक नहीं करता है, इट बिकम्स इम्पेरेटिव कि जितनी भी साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं वो अपनी इस आवाज़ को उठाएंगी। फाइनेंस कमीशन, आपको बता दूं कि जब भी फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें कि वो क्या करता है कि सेंटर से स्टेट्स को कितना पैसा जाएगा और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स को कितना पैसा जाने वाला है, ये दोनों चीज़ें ही फाइनेंस कमीशन के द्वारा निर्धारित होती हैं। ये वाला जो ट्रांजैक्शन होता है इसको कहा जाता है वर्टिकल डिवीजन, कि सेंटर और स्टेट्स में पैसा कैसे बटेगा, टैक्स जो इकट्ठा हुआ है, और ये वाला जो ट्रांजैक्शन होता है इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो पूरा पैसा स्टेट्स को गया है वो अलग अलग स्टेट्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आया, ऑब्वियसली बीजेपी के द्वारा, पार्टी के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और उन्होंने इसको कहा कि एक तरफ जो कांग्रेस के लीडर है राहुल गांधी जी, वो पूरे भारत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कंडक्ट कर रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ कांग्रेस के एक एमपी हैं जो कि भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा मुद्दा जो है ये पहुंच चुका है ऑन ट्विटर ऑल्सो, जहां पर अगेन आर अशोक जो कि
आई थिंक ये कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, इन्होंने इस मुद्दे को कहा कि दिस इज एग्जैक्टली द माइंडसेट ऑफ आईएनसी इंडिया विच लेड टू पार्टीशन इन इंडिया। खैर अगेन हमारे लिए ये वाला जो पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो यहाँ पर बात हुई, जो स्टेटमेंट दिया गया कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनके द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया। इन्होंने कहा कि वी हैव अग्रीड टू फेडरलिज्म, मतलब कि हमने संघवाद को यहाँ पे अग्री किया है। देयर शुड बी सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट द सेंटर हैज टू गिव द स्टेट्स शेयर। मतलब कि इन्होंने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि कहीं ना कहीं जो फंड्स का डेवोल्यूशन होता है स्टेट्स को, उसमें कहीं ना कहीं हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इन्होंने बल्कि अगेन मेंशन किया कि जो अन्याय है वो हमें देखने को मिला था। अगर आप 14वें और 15वें फाइनेंस कमीशन को भी देखें तो जो टोटल डेवोल्यूशन स्टेट्स को हुआ था उसमें 1.07% की हमें कटौती देखने को मिली थी। आपको बता दूं जो 14th फाइनेंस कमीशन था ये 2013 में इसको बनाया गया था, वाईवी रेड्डी इसके चेयरमैन थे, और जो 15th फाइनेंस कमीशन था ये 2017 में बनाया गया था, और इसके जो चेयरमैन थे वो एक सीनियर बीजेपी पार्टी के मेंबर मिस्टर NK सिंह इसके चेयरमैन थे, और इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि वहाँ पर भी डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में हमें कटौती देखने को मिली है। बाय द वे इस पूरी चीज़ को क्लियर करते हुए पी चिदम्बरम, जो कि आपको मालूम है काफ़ी सीनियर मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि मैं इस स्टेटमेंट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की एज सच कोई पोजीशन नहीं है कि वो साउथ इंडिया के लिए एक सेपरेट कंट्री की मांग करें। अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो मुद्दा यहाँ पे रेस किया गया है वो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस को लेकर, फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इस मुद्दे को रेस किया गया है। आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे प्रॉब्लम्स हमें इंडिया में केवल यहीं से नहीं और जगह जगह से देखने को मिलते हैं। ये मैप में आपको देखने को मिलेगा। वेरियस प्लेसेस इन इंडिया हैव अगेन टाइम एंड अगेन कॉल्ड आउट कि हमें एक सेपरेट स्टेट की उन्होंने डिमांड करी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से शुरू हो जाइए कि सबसे पहले राजस्थान में मारू प्रदेश की मांग करी गई है, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की, पूर्वांचल की मांग करी गई है, बुंदेलखंड बघेलखंड की मांग करी गई है, विदर्भ की मांग करी गई है, उसके बाद गोरखा लैंड, बोडो लैंड, इनकी मांगें यहाँ पे करी गई हैं। जिसमें से अगर हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं तो हरित प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, ये वो इलाका है जो कि वेस्टर्न यूपी के एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन्होंने कहा है कि हमें एक सेपरेट प्रदेश चाहिए। पूर्वांचल की बात करते हैं तो वो यहाँ पर आता है विच इज़ योर ईस्टर्न यूपी, जिनका ये मानना है कि यूपी में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिली है, पर्टिकुलरली बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूपी, और इनका कहना है कि पूर्वांचल भी एक सेपरेट स्टेट ही बननी चाहिए। सिमिलरली विदर्भ की बात करते हैं तो विदर्भ में बेसिकली आपको मालूम होगा ईस्टर्न महाराष्ट्र में नागपुर और अमरावती के जो इलाके आते हैं उनकी मांग है। ये अलग अलग तरह की मांगें हमें भारत में देखने को मिलती हैं। वैसे तो हर जो मांग है उसके पीछे अलग कारण है, लेकिन अगर मोटी मोटी बात करें तो अक्सर जो ये मांगें हमें देखने को मिलती हैं वो क्यों होती हैं? बिकॉज उन एरियाज़ को ऐसा लगता है या उन एरियाज़ में ऐसा होता है कि इवन दो प्राकृतिक संसाधन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो इलाके हैं वो उतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं। दे आर पुअर इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी वेरी रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज। ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिसकी वजह से एक सेपरेट स्टेट की, एक अलग राज्य की, या फिर एक अलग राज्य ही नहीं एक अलग देश बनाने की मांग कभी कभार हो जाती है। कभी कभार होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं उसकी शेयरिंग और यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो रही। जैसे कि मान लीजिए एक इलाके से रिसोर्सेज निकाले जाते हैं लेकिन उसको निकाल के दूसरे इलाके में लेके जाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पेरेंट इलाका था वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही, किसी और इलाके में डेवलपमेंट हो रही है। कई जगह पे हमें डिमांड देखने को मिलती है लैंग्वेज की वजह से। आपको अगर याद होगा तो 1956 में जब हमारा स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही हुआ था, लेकिन आजकल अगेन बहुत सारे स्टेट्स के अंदर भी हमें अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती है, तो बहुत सारी जो डिमांड्स हैं वो लैंग्वेज बेसिस पे देखने को मिली हैं। जैसे कि यहाँ पे आप तुलु नाडु की डिमांड देखेंगे तो ये लैंग्वेज बेस पे देखने को मिली है। कहीं कहीं पे एथनिसिटीज़ को लेकर भी डिमांड्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि बोडो लैंड या फिर गोरखा लैंड है। तो ये बहुत बड़े बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि डिमांड्स करते हैं अपनी एथनिसिटी के बेसिस पे। तो ये अलग अलग रीजंस बन जाते हैं कि भारत में जो सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड होती है वो क्यों होती है। नाउ ये जो प्रॉब्लम है इसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी नेगेटिव होता है, बिकॉज जब भी ऐसी कोई डिमांड होती है तो वहाँ पर आप देखिए कि वायलेंस भी हो सकता है,
एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें भी हो सकती हैं और ग्रोथ वगैरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कई बार ये भी होता है कि सरकार डेलिबरेटली उनको और ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर देती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड बेसिकली क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को हमें सेट अपार्ट करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि मेनली इकोनॉमिक और सोशल जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना चाहिए, पैरामीटर्स होने चाहिए, सेफगार्ड्स होने चाहिए कि किस किस बेसिस पे फंड्स को डेवोल्यूशन किया जाएगा, और सरकार को भी जो मेन कंसर्न्स हैं उन इलाकों के कि क्या वहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे से जा रहे हैं, क्या वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, क्या वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो सही से हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण सही से हो रहा है, गवर्नेंस सही से हो रहा है। अगर इन मुद्दों पे सरकार बात करेगी तो शायद इस तरह की जो डिमांड्स हैं वो हमें भारत में देखने को मिलेंगी ही नहीं। बिकॉज याद कीजिए कि भारत को इकट्ठा करना, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स करना बहुत ही कठिन टास्क था जिसको अंजाम दिया गया था जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद मिस्टर मेनन के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा। एंड जो 500 से भी अधिक प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करना इतना बड़ा टास्क था, तो नोबडी वांट्स कि ये पूरे भारत में हमें किसी प्रकार की भी सेपरेट स्टेटहुड की जो डिमांड्स हैं वो देखने को मिले। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे जो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली, करोलबाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहाँ पर आप 2025 और 26 के बैचेज में जाकर के एनरोल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इवन प्रयागराज में भी हमारे सेंटर्स आ चुके हैं जहां पर आप यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस की भी जाकर के बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। किसी भी बैच में एनरोलमेंट लेनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, बिटली लिंक है, वहां पर जाकर के क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा कोड भरना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। बाय द वे हमारे सेंटर्स को विजिट जरूर कीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलती हैं, इंक्लूडिंग डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो एक बार इनको विजिट कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए। That's all for now. Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.